नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। 30 मिनट में आपको पूरी थ्योरी याद होने वाली है और पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं। जितना इम्पोर्टेंट ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए है, उतना ही आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी कंपलसरी है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं। तो आपको ये जान लेना चाहिए आपके राइट्स क्या होते हैं, आप कहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर कौन है, और गवर्नमेंट ने कंज्यूमर की ग्रेवियंस को रिड्रेसल करने के लिए कौन कौन से प्रोविज़न बनाए हैं। आज सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ कंज्यूमर या हु इज़ कंज्यूमर, कंज्यूमर होता कौन है। तो सबसे पहले तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ने से पहले कंज्यूमर का डेफिनेशन समझ लें, कंज्यूमर होता कौन है। सिंपली हम बात करें तो वो पर्सन जो गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए परचेज करता है, लेकिन जिसमें बायर की कॉन्सेंट हो और सेलर की भी कॉन्सेंट हो। अब अगर कोई पर्सन गुड्स को रीसेल के लिए परचेस करता है या कॉमर्शियल पर्पस के लिए परचेस करता है, तो बेटा उसको कंज्यूमर नहीं माना जाता। कंज्यूमर सिर्फ वो व्यक्ति होता है जिसने गुड्स या सर्विसेज को फाइनल यूज के लिए परचेस किया है। आपने पेन, पेंसिल, इंक, इरेजर परचेस किए हैं फाइनल यूज के लिए, तो बेटा आप कौन है, कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन है, इसकी डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2D में गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्या डेफिनेशन गिवन है। एज पर सेक्शन 2D ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन Act 1986, such person who purchase any goods and services for consideration purchase goods with the consent of buyer, but not for sale or commercial objective is called consumer। वो व्यक्ति कंज्यूमर है जिसने किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेस किया है फॉर कंज्यूम, किसके लिए बेटा, फाइनल कंज्यूम के लिए, ना कि रीसेल या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए। वो कौन है, कंज्यूमर। ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी गुड्स को रीसेल के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए परचेस किया है तो आप कंज्यूमर नहीं है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 2D। तो कंज्यूमर कौन होता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, और हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड 2019। हाँ, अभी तक आपने सुना होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बट इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट कर दिया है 2019 में। अब कंज्यूमर एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया 2019। तो हम इन पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल में ये समझ लें व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मीन्स सब जानते हैं, सेफ रखना। किसको सेफ रखना है बेटा, कंज्यूमर को सेफ रखना। लेकिन कंज्यूमर को सेफ रखना नहीं, उसके इंटरेस्ट को सेफ रखना, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इससे उसको प्रोटेक्ट करना। तो सिंपली हम बात करें व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर के ओवरऑल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के ओवरऑल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और एक्सप्लॉइटेशन से उसे फ्री करना। जो प्रोड्यूसर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लोज करके या हाई प्राइस चार्ज करके या डुप्लीकेट गुड्स को मैन्युफैक्चर करके या लोअर क्वालिटी के गुड्स को प्रोड्यूस करके, इन सब से कंज्यूमर के एक्सप्लॉइटेशन, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना और उसका एक्सप्लॉइटेशन, उसे एक्सप्लॉइटेशन से फ्री करना क्या कहलाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। चलिए अब अपन बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 क्या है। तो क्या है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 1986 तक कंज्यूमर के फेवर में कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं बनाया गया जिसमें स्पेशली कंज्यूमर को राइट्स दिए गए हों या कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन हो। हालांकि प्रोड्यूसर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई एक्ट बनाए और उन एक्ट में कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविजन थे।
लेकिन कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजन होने के बाद भी प्रोड्यूसर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर अपनी मनमानी करके कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन करते रहे। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल नीड लगी कि कंज्यूमर के फेवर के लिए एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिसंबर 1986 में एनेक्टेड किया, मतलब एक अधिनियम बना दिया। उसी एनेक्टेड एक्ट को क्या नाम दिया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब सर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है? तो क्या था बेटा, 1986 एक्ट बन तो गया था, लेकिन आप जानते हैं दैट टाइम डिजिटल इंडिया नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। अब मॉडर्न टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस पुराने वाले एक्ट में कुछ अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने की नीड लगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में उसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कुछ अमेंडमेंट कर दिए और नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया 2019। इसमें ई कॉमर्स कंपनियों को इन्वॉल्व कर दिया गया, इनके लिए बहुत सारे प्रोविज़न बना दिए गए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, सेलिब्रिटी एक्सेट्रा, इन सब के लिए भी लिमिटेशन डिसाइड की गई। और एक सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी भी बनाया गया, एक मीडिएटरी सेल बनाया गया, इंटरमीडियरी सेल, जिससे कंज्यूमर को फास्ट क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अब हम पढ़ने वाले हैं फाइनली। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ऑफिशियली हम मीनिंग देख लें। द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन is to provide overall protection of fundamental rights and interest of consumer and make them free from, किससे फ्री करना बेटा? एक्सप्लॉइटेशन से। वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूछ ले तो बेटा वो एक्ट जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1986 में एनेक्टेड किया गया, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। और वो एक्ट जो कंज्यूमर के ओवरऑल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2019 में एनेक्टेड किया गया, वो बेटा हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो क्लियर हो गया होगा आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मीनिंग। इस एक्ट में बेटा कंज्यूमर के लिए कई राइट्स दिए गए। कंज्यूमर उन राइट्स को यूज करके अपने आप का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उससे खुद ही फ्री हो सकता है। अगर कोई कंज्यूमर के साथ चीटिंग या फ्रॉडिंग करता है तो उसकी कंप्लेन भी कंज्यूमर कर सकता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए इस आगे के टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम समझ लें बेटा, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, यानी कि पुराने एक्ट में और न्यू एक्ट में क्या डिफरेंस था 1986 में और 2019 वाले एक्ट में। दोनों का पर्पस तो बेटा एक ही था, कंज्यूमर के ओवरऑल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और दोनों ही किसके फेवर में थे? कंज्यूमर के फेवर में थे। दोनों ने ही कंज्यूमर को राइट्स दिए। लेकिन 2019 आने के बाद अब कंज्यूमर और ज़्यादा प्रोटेक्ट हो गया और ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने गुड्स को या सर्विसेज को परचेस करता है बिना किसी टेंशन के। अब उसका जो प्रॉब्लम होता है, ग्रेवियंस होती हैं, उनको रीएड्रेसल गवर्नमेंट ईजिली कर देती है। तो चलिए देखते हैं। तो ई कॉमर्स कंपनियां, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में था बेटा, ई कॉमर्स कंपनी के लिए उसमें कोई प्रोविजन नहीं था। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में ई कॉमर्स कंपनियों को भी इंक्लूड कर लिया। ई कॉमर्स कंपनियां जो ऑनलाइन गुड्स को परचेस और सेल करती हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। अब ऐसी कंपनियों के लिए भी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोविजन कर दिए। अब ये अपना हिसाब किताब भी किसको दिखाते हैं? गवर्नमेंट को दिखाते हैं। आप इनके अगेंस्ट भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट, in this the consumer can file a complaint only where the seller gives his services। इस ओल्ड एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर किसी भी सेलर या प्रोड्यूसर के अगेंस्ट उसी डिस्ट्रिक्ट में या उसी प्लेस पर कंप्लेन लॉन्च कर सकता था जिस प्लेस से उसने सर्विस या गुड्स परचेस किया है। सपोज आपने मुंबई से किसी से सर्विस ली है तो आपको कंप्लेन मुंबई में ही कर सकते थे, यहाँ पर लोकल में आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे। लेकिन इसको आसान कर दिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
एक्ट 2019 ने। अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप अपनी कंप्लेंट किसी भी प्लेस पर नियरेस्ट कोर्ट में जाकर किसी भी प्लेस पर लॉन्च कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। अब भले ही आपने सामान मुंबई से परचेस किया हो, आप भोपाल में अपने जो भी गुड्स या सर्विस था डिफेक्टिव, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। इसके बाद ज्यूरिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर कमीशन। जो कंज्यूमर कमीशन थे, कंज्यूमर कमीशन हम आगे पढ़ेंगे। 3 कंज्यूमर कमीशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन, स्टेट कंज्यूमर कमीशन और नेशनल कंज्यूमर कमीशन। तो पहले क्या होता था, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो है वो पहले 20 लाख तक का हेयरिंग करता था। यानी कि अगर आपको 20 लाख तक का कोई नुकसान हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेन कर सकते थे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस नए एक्ट में 2019 एक्ट में इस ज्यूरिडिक्शन को बढ़ा दिया है, मतलब क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया है। अब आप कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ तक का कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, 1 करोड़ तक के लॉस के कंप्लेन कर सकते हैं, वहां पर हेयरिंग होगी। स्टेट कमीशन पहले ओल्ड एक्ट में जो था, स्टेट कमीशन में 1 करोड़ तक की सुनवाई होती थी, अब होती है वहां पर 10 करोड़ तक की। अब नेशनल कमीशन में पहले 1 करोड़ से ज़्यादा के मामले जाते थे, अब नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ज़्यादा के मामले जाते हैं। तो लिखा भी हुआ है, पहले यहाँ पर कंज्यूमर में 20 लाख और इसमें 1 करोड़ और इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा नेशनल कमीशन में। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है उसमें अब 20 लाख की जगह पर 1 करोड़ तक का कंप्लेन कर सकते हैं, और स्टेट कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की कंप्लेन कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर है 10 करोड़ से ज़्यादा तो कहाँ पर जाएंगे बेटा, नेशनल कमीशन के पास। ये होते क्या है इन पर हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद और भी इसमें मैटर है बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कोई भी सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी नहीं थी, अब गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल कंज्यूमर अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश किया है, जिसके पास पावर है कि अगर कोई कंपनी या प्रोड्यूसर या सेलर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। यानी कि फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने अब हमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया है, कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला पॉइंट है बेटा कवरेज आइटम। तो दरअसल क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाइड है, ये ओवरऑल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर सभी में अब एप्लीकेबल होता है। ओवरऑल कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल है। ये ऑल टाइप्स के गुड्स, ऑल टाइप्स की सर्विसेज और ऑल टाइप्स के सेक्टर पर एप्लीकेबल होता है, यानी कि सभी प्रकार की गुड्स और सर्विसेज पर ये क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई होता है। दूसरा कवरेज सेक्टर, ये ऑल टाइप्स के सेक्टर पर अप्लाई होता है, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स पर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल होता है। यानी कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट कंपनी से नुकसान हुआ है तो उसके अगेंस्ट भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी आपका नुकसान करती है, आपको चीट करती है, तो आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। 3 टायर मशीनरी, गवर्नमेंट ने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन्हें मतलब फास्ट जस्टिस दिलाने के लिए 3 टायर मशीनरी इस्टेब्लिश की। 3 टायर मशीनरी में मतलब 3 लेवल का जस्टिस कमेटी बनाया। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन, इसके बाद नेशनल कमीशन। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर कहाँ पर अपील करता है, कंप्लेन लॉन्च करता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। अगर वहाँ से डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो तो इसकी अपील स्टेट कमीशन के पास करता है, और स्टेट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई ना हो तो इसकी अपील कहाँ कर सकता है, नेशनल कमीशन के पास। तो ये हो गई बेटा किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिएगा, जब गवर्नमेंट ने स्पेशली कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया है तो इससे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा, कंज्यूमर को ही नहीं ओवरऑल कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा। सबसे पहले सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर सेटिस्फाई होने लगा और उसका वेलफेयर होने लगा, उसका कल्याण होने लगा। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर और सेलर अपनी मनमानी नहीं कर पाते, अब उन पर रेस्ट्रिक्शन लग गया है, जिससे कंज्यूमर का वेलफेयर क्या हो गया, पॉसिबल
पॉसिबल हो गया। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नीड थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा किसको प्रायोरिटी दी जाती है, सोसाइटी को दी जाती है, यानी कि कंज्यूमर को दी जाती है, वहाँ के लोगों को दी जाती है। तो जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नीड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तौर पर कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको एनेक्टेड किया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और 2019 को एनेक्टेड किया। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, एज पर दरअसल क्या है, एज पर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी शुड बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। मतलब महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन सिर्फ किसके वेलफेयर के लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, पर्सनल या बिजनेसमैनों के वेलफेयर के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिसोर्सेज हैं आज इनका जो मैक्सिमम और अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आता है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। अब जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया तो बेटा इसमें आप लोगों को, हम सबको ओवरऑल कंट्री में ओवरऑल कंज्यूमर्स को गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार दिए, राइट्स दिए कि आपके पास पावर है, आप उन राइट्स का यूज करके एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं, चीटिंग और फ्रॉडिंग से बच सकते हैं, सेलर और प्रोड्यूसर पर आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, इनकी मनमानी आप मत चलने दीजिए। तो सबसे पहला हमें राइट्स दिया गवर्नमेंट ने, राइट टू सेफ्टी। इस राइट्स के अकॉर्डिंग आपको जो हजार्डियस गुड्स हैं, हार्मफुल गुड्स हैं, उनसे सेफ रहने का राइट्स है। अगर कोई कंपनी ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर करती है जो आपकी लाइफ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए हजार्डियस हैं या नुकसानदायक हैं, हार्मफुल हैं, इनके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड हेल्थ, जो किसके लिए खतरनाक हैं, लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल सम प्रोडक्ट में बी हार्मफुल, सम प्रोडक्ट हार्मफुल हो सकते हैं लाइक प्रेशर कुकर, ड्राई आयरन। देयरफॉर कंज्यूमर आर एजुकेटेड दैट दे शुड यूज ISI मार्क इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक्सेट्रा। दरअसल कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम जानते हैं, हम प्रेशर कुकर खरीदते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया कंपनी ने तो इससे वो फट सकता है और हमें मतलब फिजिकली या फिर इकोनॉमिकली लॉस हो सकता है, तो इसकी कंप्लेन हम कर सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो ISI मार्क देखकर खरीदें, मतलब हमें एजुकेटेड रहना चाहिए किस राइट्स के अकॉर्डिंग, राइट टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग। और आपने ISI देखकर, मार्क देखकर ही गुड्स खरीदा, फिर भी आपको करंट लग जाए तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं राइट टू सेफ्टी के अकॉर्डिंग। मतलब आपको सुरक्षित रहने का अधिकार है, कंपनियां ऐसा गुड्स नहीं बना सकती जो आपकी लाइफ और हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, सीधी सी बात है। नेक्स्ट हमारा राइट्स आता है राइट टू चूज। राइट टू चूज मतलब आपको गुड्स को सिलेक्ट करके, अपनी पसंद से गुड्स को सिलेक्ट करके परचेस करने का राइट्स है। वो चाहे प्राइस के बेसिस पर हो, साइज के बेसिस पर हो, कलर के बेसिस पर हो। कोई भी प्रोड्यूसर या सेलर आप पर प्रेशराइज नहीं कर सकता आपको कि आपको नहीं ये गुड्स खरीदना ही होगा, क्योंकि आपके पास राइट टू चूज है, मतलब आपको गुड्स सेलेक्ट करने का राइट्स है। तो लिखा है द कंज्यूमर हैज राइट टू चूज any goods from goods of various brands, quality, size, color, form और price manufactured by various product। आपको अधिकार है, आप कलर, साइज, डिज़ाइन इसके अकॉर्डिंग आप गुड्स को अपनी मर्जी से खरीद सकते हैं, आपको कोई भी प्रेशर नहीं बना सकता राइट टू चूज के अकॉर्डिंग। राइट टू बी हियर्ड, राइट टू हियर्ड मतलब ये है कि आपको सुने जाने का अधिकार है। कंज्यूमर हैज राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, वेट, प्राइस, यूजिंग मेथड, यूजिंग टाइम और गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि कंज्यूमर को अधिकार है क्या जानने का, गुड्स की क्वालिटी, गुड्स के यूटिलाइजेशन की मेथड या प्रोसीजर, गुड्स कैसे बना है, गुड्स का क्वालिटी क्या है, गुड्स का प्राइस क्या है, ये सब जानने का राइट्स है। और
राइट टू हियर कंप्लेन करने का राइट है कि अगर कोई नुकसान होता है कंज्यूमर को तो वो कोर्ट में अपना कंप्लेन फाइल करके हेयरिंग करा सकता है। और भी राइट्स हो सकते हैं बेटा। राइट टू कंप्लेन, आपके पास राइट्स है कि आप किसी भी प्रोड्यूसर या किसी भी सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू टेकन बिल, आपको बिल लेने का राइट्स है। राइट टू बार्गेनिंग, आपको बार्गेनिंग करने का भी क्या है, राइट्स है। राइट टू मेजरमेंट, आपको गुड्स खरीदने से पहले उसको नाप तौल करने का भी अधिकार है। तो इन राइट्स को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और इनका यूज करिए ताकि प्रोड्यूसर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर अपनी मनमानी ना कर सकें। आगे लिखा, अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इन राइट्स के अकॉर्डिंग आप कहां कंप्लेन कर सकते हैं, ये भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। अब गवर्नमेंट ने हमें राइट्स तो दे दिए बेटा, राइट टू सेफ्टी, सेफ रहने का राइट, राइट टू चूज करने का राइट्स, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन लेने का राइट्स, राइट टू कंप्लेन, है ना। अब राइट टू हेयरिंग, अब हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करना है, मतलब हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां जिन्हें हमें पूरा करना है। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटा, जब गुड्स परचेस करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से चेक कर लें, एक्सपायरी डेट चेक कर लें, उसकी क्वालिटी को चेक कर लें, डुप्लीकेट तो नहीं है इस बात को चेक कर लें, खरीद लिया है तो गुड्स उसका बिल जरूर ले लें, है ना। ये सारी चीजें देखना हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई ड्यूटी टू चेक द प्रोडक्ट और कमोडिटीज। एवरी कंज्यूमर हैज अ ड्यूटी, हर एक कंज्यूमर की ये ड्यूटी है टू चेक क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, यूटिलिटी एंड पॉसिबल रिस्क ऑफ गुड्स बिफोर परचेसिंग द सेम। जब वो गुड्स खरीद रहा है तो ये सारी चीजें चेक करना हमारी क्या है, ड्यूटी हमारी, मतलब किसकी बेटा, कंज्यूमर की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लॉन्च कंप्लेन, अगर आपको किसी गुड्स से नुकसान हुआ है तो उसकी कंपेंसेशन के लिए आपको क्या करना है बेटा, यस, कंप्लेन करना भी आपकी क्या है, जिम्मेदारी है, ताकि आपकी वजह से दूसरों को भी जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट हमारी ड्यूटी हो गई ड्यूटी टू सिक्योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, गुड्स खरीदने से पहले आप उसकी कंप्लीट सिक्योर इंफॉर्मेशन ले लें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। राइट टू टेकन बिल, बिल लेना आपकी जिम्मेदारी है। बार्गेनिंग करना ये भी आपकी एक जिम्मेदारी हो सकती है, अगर आपको प्राइस रीजनेबल नहीं लग रहा है तो आप उस पर बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारी क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अपने राइट्स का यूज करना ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो आपको अधिकार दिए हैं उनका यूज करना, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्वेश्चन हमारा आता है मीन्स और बेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से मीन्स और बेस होते हैं जिनसे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई मीन्स बनाए, जिनमें से एक पहला मीन्स क्या है बेटा, लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है, चलिए डिस्कस करते हैं। लोक अदालत हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के अंडर लोक अदालत एस्टैब्लिश होती है। हुज ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्ट इज टू मेक इमीडिएट, तुरंत, रीजनेबल एंड एसेसेबल जस्टिस अवेलेबल, जिसका मेन जो पर्पस है कंज्यूमर को इमीडिएटली यानी कि क्विकली जस्टिस प्रोवाइड करना है। एग्रीव्ड कैन फाइल देयर कंप्लेन, एग्रीव्ड मतलब बेटा पीड़ित पक्षकार, एग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल देयर कंप्लेन ऑन हिज ऑन इन दीज कोर्ट एंड कैन गेट स्पीडली जस्टिस। एग्रीव्ड पार्टी इन सेंटर्स पर, इस अदालत में अपनी कंप्लेन फाइल करके उसका तुरंत इमीडिएटली जस्टिस ले सकती है। आगे लिखा हुआ है जनरली दीज अदालत ऑर्गेनाइज बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज। जनरली ये जो अदालत है, लोक अदालत, ये किसके थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी लाइक BSNL, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, SBI बैंक एक्सेट्रा। इट मीन सीधी सी हम बात करें तो लोक अदालत वो सेंटर होते हैं जहां पर एग्रीव्ड पार्टी डायरेक्टली अप्रोच करके अपनी ग्रेवेंस का
इमीडिएटली रीएड्रेसल करवा सकती है, मतलब जो उसकी प्रॉब्लम है उसका तुरंत सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट करवा सकती है। इसका स्टेबलाइजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के अंडर किया जाता है। जनरली ये जो अदालत है ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाती है। इसकी एक स्पेसिफिक डेट और एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। उसी डेट और प्लेस पर कंज्यूमर को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है और उसकी प्रॉब्लम का ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इको मार्क स्कीम। इको मार्क स्कीम क्या है? एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री हैज बीन स्टार्टेड दिस स्कीम इन 1992। इको मार्क स्कीम कब स्टार्ट की गई? 1992। किस डिपार्टमेंट ने बेटा? एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू मोटिवेट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो गुड्स बना रहा है, टू मैन्युफैक्चर दोज गुड्स एंड मोटिवेट कंज्यूमर टू कंज्यूमर those goods which are not harmful any way for environment. Generally these symbol provided to natural product like toilet soap, shampoo, ghee, डालडा, वनस्पति ऑयल एक्सेट्रा। यानी कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इको मार्क स्कीम ईयर 1992 में लॉन्च की। इस स्कीम के अंडर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें इको मार्क प्रोवाइड किया जाता है। इको मार्क एक मटके के साइज का एक साइन होता है, सिंबल होता है, जो ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जिनसे एनवायरमेंटली या एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता। घी, डालडा, वनस्पति ऑयल एक्सेट्रा पर ये साइन बना होता है। ये स्कीम कब लॉन्च की गई? 1992। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि मैन्युफैक्चरर को इंस्पायर किया जाए कि आप वो गुड्स बनाइए जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। कंज्यूमर को भी इंस्पायर करना था कि आप वो गुड्स परचेस कीजिए, कंज्यूम कीजिए जिस पर इको मार्क साइन बना हुआ है और जिनसे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो। इससे कंज्यूमर खुद को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रख सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। इसे हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनकी ग्रीवेंस को रीएड्रेसल करवाने के लिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम ओपन किया है, जहां पर इनिशियली कंज्यूमर अपनी कंप्लेन को लॉन्च करके अपना जस्टिस ले सकता है, यानी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवा सकता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है। इसमें 3 मेंबर होते हैं। एक जो मेंबर होता है प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन, वो रिटायर्ड जज होता है, और 2 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक मेल और दूसरा क्या होता है? फीमेल होता है। तो इसमें लिखा है अंडर कंज्यूमर लॉ फर्स्ट एंड स्मॉल कोर्ट, जो सबसे स्मॉल और फर्स्ट कोर्ट है, इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के सभी डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट है, इसको स्थापित किया है। इट कंसिस्ट 1 प्रेसिडेंट, इसमें एक प्रेसिडेंट होता है, वर्किंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, एंड 2 मेंबर होते हैं, इनमें से एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। देयर ट्यूनर, इनका जो कार्य अवधि होता है, मतलब पोस्ट पर रहने का इनका ट्यूनर होता है, ड्यूरेशन होता है, वो कितना ईयर होता है बेटा? 3 इयर्स। इन दिस कोर्ट अ कंप्लेन कैन फाइल अंडर ₹1 करोड़, और कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंज्यूमर 1 करोड़ तक का कंप्लेन कर सकता है। तो ये होगा बेटा हमारे मीन्स और बेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हालांकि और भी मीन्स और बेस हैं, लाइक हॉलमार्क स्कीम, ISI स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो ISI मार्क देखकर खरीदिए। ज्वेलरी अगर आप खरीद रहे हैं तो क्या देखकर खरीदिए बेटा? हॉलमार्क देखकर खरीदिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग मार्क स्कीम बनाई। तो ये सब बेटा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के क्या है? मीन्स और बेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं NPO या NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में क्या रोल, योगदान होता है और क्या महत्व होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, NPO जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका मेन पर्पस
फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी प्रोवाइड करना होता है। ये कंज्यूमर एसोसिएशन है, मतलब कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो इनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है, इनसे कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो रोल क्या है, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट लिखा है ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट अडल्ट्रेशन एक्सेट्रा। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा नकली या मिलावटी सामान। ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, यानी कि ये जो एनपीओ है वो ऐसे प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं जो किससे रिलेटेड है, अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावटी गुड्स है, या ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड, या लो मेजरमेंट एक्सेट्रा। यानी कि एनपीओ ऐसे प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं जो अडल्ट्रेशन से रिलेटेड है, मिलावटी हैं, या कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो उनके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करते हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसके पैकेट पर तो गलत मेजरमेंट लिखा है, मतलब पैकेट पर लिखा है 1 kg लेकिन उसके अंदर क्वांटिटी 1 kg नहीं है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट एनपीओ क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, प्रोटेक्ट होता है। दूसरा है टू फाइल इट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं जो कोर्ट में अपना केस फाइल नहीं कर पाते, अवेयर नहीं होते या एजुकेट नहीं होते। तो ये जो एनपीओ है, एनजीओ है, ये कंज्यूमर के बिहाफ से केस फाइल भी करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में और उन्हें जस्टिस भी दिलाते हैं। इसके बाद कलेक्टिंग डाटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग देम। ये डिफरेंट जो प्रोडक्ट होते हैं उनका डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा मतलब सैंपल कलेक्ट करते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये स्टैंडर्ड है या नहीं है, कहीं कोई प्रोडक्ट जो है वो हार्मफुल तो नहीं है, मिलावटी तो नहीं है, नकली भी नहीं है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट क्या क्या करते हैं बेटा, डाटा भी कलेक्ट करते हैं और उनकी टेस्टिंग भी करते हैं। कौन, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। टू अवेयर कंज्यूमर, ये कई सेमिनार भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है, उन्हें उनके राइट्स को बताया जाता है और कैसे कंज्यूमर अपने राइट्स का यूज कर सकते हैं ये उन्हें मोटिवेट भी करते हैं। तो ये हो गया बेटा रोल ऑफ एनपीओ किस मैटर में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बेटा लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो बना बेटा कब, 1986 में, लेकिन और भी एक्ट थे जिनमें कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के प्रोविजन थे। हालांकि उन प्रोविजन के बावजूद भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया। तो डिफरेंट टाइप के लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो पहला हो गया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये तो सभी जानते हैं, इस एक्ट के अंडर कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए गए और स्पेसिफिक कुछ प्रोविजन बनाए गए जिनके अंडर सेलर, प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर ही काम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं और कंज्यूमर अपने राइट्स का यूज करके अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकता है। दूसरा एक्ट आप जानते हैं द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 क्या है, दिस एक्ट डिस्क्राइब दोज राइट्स, ये एक्ट वो राइट्स डिस्क्राइब करता है विच आर रिसीव टू एन एग्रीव्ड पार्टी, जो एक पीड़ित पक्षकार को प्राप्त होते हैं अगेंस्ट द पार्टी हु ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से, कोई पार्टी किसी अदर पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, एग्रीमेंट करता है और एक पार्टी एग्रीमेंट को ब्रीच कर दे यानी कि तोड़ दे या एग्रीमेंट को भंग कर दे, तो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसने अपना एग्रीमेंट तो पूरा किया लेकिन दूसरी पार्टी ने एग्रीमेंट ब्रीच कर दिया है, तो उनके अगेंस्ट कंपनसेशन के लिए ये एक्ट पार्टी को, एग्रीव्ड पार्टी को क्या प्रोवाइड करता है, राइट्स प्रोवाइड करता है कि आपको अधिकार है कि जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, वैसे अब इसमें भी अमेंडमेंट हो गया 2000। तो ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर, इसके अंडर कंज्यूमर को राइट्स होता है कि अगर गुड्स
जो गुड्स कंपनी प्रोड्यूस कर रही है या सेल कर रही है वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ बाइंग और सेलिंग, कंपनी की बेचने और खरीदने की शर्तों के अनुसार अगर गुड्स नहीं है तो कंज्यूमर इस एक्ट के अकॉर्डिंग उस कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइडर या सेलर के अगेंस्ट कंप्लेन लॉन्च कर सकता है। दिस एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर अगेंस्ट गुड्स परचेस इज नॉट अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेस एंड सेल। अगर गुड्स परचेस सेल की कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो कंज्यूमर इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है इस एक्ट के अंडर। तो ये होगा बेटा हमारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या लीगल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी है तो वही एक्ट है, इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब हमारा आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कौन कर सकता है। तो हम जानते हैं कोई भी पर्सन, इंस्टीट्यूशन, कंज्यूमर का एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल, गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडर या फिर सेलर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो यहां पर लिखा है अ कंप्लेंट कैन बी फाइल बाय एनी कंज्यूमर और रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर या कंज्यूमर का रजिस्टर्ड एसोसिएशन कंप्लेन कर सकता है या और गवर्नमेंट कंप्लेन कर सकती है और वन और मेयर कंज्यूमर ऑन बिहाफ, एक या कंज्यूमर के बिहाफ से कोई दूसरा व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। लीगल हेयर, वैधानिक कोई उत्तराधिकारी है किसी व्यक्ति का, वो भी आपका क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। रिप्रेजेंटेटर ऑफ अ डिसीज कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर का डेथ हो गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटर, उत्तराधिकारी भी कंप्लेन कर सकता है। तो क्लियर हो गया होगा बेटा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब प्रैक्टिकली सर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कंप्लेन करना है तो वो कहाँ और कैसे करे वो भी देख लीजिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बेटा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ग्रीवेंस को फाइल करवाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए ताकि वो अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकें, तो एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने। आप इस नंबर पर जाकर अपनी किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडर या जो गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है उसके अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट आप कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं घर बैठे। इस कांटेक्ट करने की टाइमिंग है 8 बजे से सुबह 8 शाम को 8 बजे तक, यानी कि 8 AM to 8 PM। या आप इस वेबसाइट पर जाकर भी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट जाकर भी आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।